कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दौर समस्याओं का दौर है और हम लगातार देख रहे हैं कि हर वर्ग की अपनी अलग समस्याएं हैं। खास तौर से जब हम मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बात करते हैं और चुनौतियों की बात करते हैं तो बाल्यावस्था और युवावस्था या हम किशोरावस्था की बात करें तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर पवन शर्मा को, जो कि शहर के जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं और आज आपसे बातचीत करेंगे कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं स्वयं उन किशोरों के पास और उनके अभिभावकों के लिए। डॉक्टर पवन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर हम बाल्यावस्था की समस्याएं बताएं तो वो कौन सी हैं, क्योंकि लगातार हम संचार माध्यमों के द्वारा ये जान रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है कि जो बच्चे हैं वो हिंसक होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपकी बात से यही कहना चाहूंगा कि जो आज हम लोग कार्यक्रम पे बात कर रहे हैं, चर्चा, वो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जबकि आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि आज के परिवेश में किशोरावस्था जैसी अवस्था प्राय कह लीजिए लुप्त हो गई है, क्योंकि आज जो बच्चा है वो बाल्यावस्था से सीधे ही वयस्क हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो बाल्यावस्था से एक कदम आगे बढ़ा के वो किशोरावस्था में आता था, जहां पर वयस्क और बचपने का संगम होता था, वो लगभग पूरी तरह से गायब हो गया है। आजकल बच्चा छोटा बच्चा रहता है, उसके बाद से सीधे वयस्क हो जाता है और इसी आपाधापी में वो तालमेल कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। वो बच्चे अपने आप को ना बड़ा समझ पाते हैं ना छोटा समझ पाते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी है के लिए उनकी पहचान, इस पे सवाल आ जाता है। वो बच्चे अपने आप को बच्चा भी नहीं कह पाते, वो अपने आप को बड़ा भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हमारा आज का परिवेश उनको किसी मानों में कहता है तुम बच्चे हो, भी तुम अभी छोटे हो, तो वो कहते हैं ठीक है हम छोटे हैं। और कुछ परिवेश में उनसे कहा जाता है अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुमसे ये उम्मीदें हैं, अब तुम्हारे साथ ऐसी संभावनाएं होनी चाहिए। तो इन कंफ्यूजन को लेकर के आज के बच्चे बहुत परेशान हैं और उनको अपने व्यवहार और अपनी पहचान को लेकर के बहुत कश्मकश है और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको किस तरह से अपना वातावरण रखना है और किस तरह से अपने परिवेश को रखना है कि या तो वो छोटे बन के रहें और या फिर वो बड़े बन के रहें। तो असल में किशोरावस्था ये कह सकते हैं कि एक संगम होता है जहां पे बचपन और बड़ेपन में दोनों का मेल मिलाप होता है और गलती की जहां गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आज वो नहीं हो जाने के कारण हर कोई अपने बच्चों को परफेक्ट मान रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे परफेक्ट हो। तो उस परफेक्ट की वजह से इतना तनाव हो रहा है, उतनी परेशानियां हो रही हैं कि बच्चों के अंदर अब पेशेंस जैसी चीज नहीं बच रही है। तो ये कहीं ना कहीं आक्रामकता को रूप दे रहा है, इसलिए वो आजकल आक्रामक हो रहे हैं। सोचिए अभी कुछ दिनों पहले ही अगर एक खबर आई है कि चौथी कक्षा का बच्चा अपने सहपाठियों के साथ अपने एक सहपाठी को 108 बार कंपास से हमला करता है, तो उसकी मनोविकृति कहां तक पहुंच रही होगी। जब वो उस कंपास का शायद ठीक से प्रयोग करना भी अभी नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक तरह से हथियार की तरह से इस्तेमाल करा और उसका ये भी नहीं जाना कि हश्र क्या होने वाला है। तो ऐसी मनोविकृति यकीनन आजकल बहुत परेशानी हो रही है और बच्चों के पास जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं वो बहुत खतरनाक है। एक बात तो आपने बताई कि जो आक्रामकता है इसके पीछे कारण क्या है, इसके अलावा और कौन सी समस्या है? चीजों को ठीक से ना समझ पाना। असल में वो खुद को और अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है या रिश्ते हैं या दोस्ती है, उसको वो नहीं पहचान पा रहे हैं। खास तौर से आजकल बच्चों को एक ही चीज पता होनी चाहिए कि उनकी पहचान आजकल एक विद्यार्थी जीवन की तरह से है। वो विद्यार्थी हैं, इसका मतलब होता है सिर्फ सीखना 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 और गलतियों से भरपूर होता है, उनको गलती करने की गुंजाइश भी मिले। लेकिन आज के बच्चे विद्यार्थी में विद्यार्थी ना होकर के फैशन, लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी का एक जीवन या इस तरह की चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि वो असल में अपना जो परिवेश है या रोल है या उनका जो इस वक्त का एक कार्यकाल है वो भूल करके दूसरे जीवन जी रहे हैं। इसलिए वो एक भ्रम में जी रहे हैं। जी, और एक जब से सोशल मीडिया आया है तो अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और अनेक रूपों में अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लोगों के सामने ये जताना चाहते हैं कि वो भी कुछ हैं। तो इस आपाधापी में गलतियां भी वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति खुद कुछ हो या ना हो, लेकिन उसको सोशल मीडिया में ये दिखाना पड़ता है कि वो कुछ है, अपनी प्रेजेंस वो दिखाना चाहता है। जी बिल्कुल। और खास तौर से उनको अपने आसपास के लोगों की पहचान या पसंद का ना कोई इतना ध्यान रखते हुए उनको ये देखना पड़ता है कि मेरे साथ जो फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं या मेरे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको वो मेरी पोस्ट या मेरी जो भी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करी है वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। यानी वो थोड़ी थोड़ी देर में ये लाइक्स भी देखना पसंद करते हैं कि ये लाइक हो रही है या नहीं हो रही है। और यदि नहीं हो रही है तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि वो बच्चे डिप्रेशन तक में चले जाते हैं कि मेरी किस पोस्ट को किसी ने पसंद
नहीं करा। तो ये एक छोटी सी बात है कि सोशल मीडिया को उन्होंने वास्तविक दुनिया बना रखा है, जबकि वो एक आभासी दुनिया है। डॉक्टर पवन शर्मा, अब हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इसमें अभिभावक कितने दोषी हैं। यदि बच्चों के व्यवहार में ये परिवर्तन देखने में आ रहा है तो समाज तो दोषी है ही, उसका जो परिवेश है, लेकिन उसमें जो अभिभावक है उनकी भूमिका क्या सकारात्मक है? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि खास तौर से आज की पीढ़ी के जो अभिभावक हैं, और जबकि कभी हम उनके वर्कशॉप करते हैं या प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास से ये वर्ड निकलता है कि क्या वो प्लान करके पेरेंट बने हैं या एक्सीडेंटली पेरेंट बन गए, यानी वो कहीं ना कहीं गलती से पेरेंट बन गए हैं। अभी उन्होंने पेरेंट बनने की ड्यूटी स्वीकारी नहीं थी, जिसके लिए कई बार होमवर्क करने पड़ते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो पेरेंट्स आज की तारीख में जो नई पीढ़ी के हैं वो अपना समय और अपने शौक अपने पेरेंटहुड को नहीं देना चाहते। और उनके साथ ये भी दिक्कत हो रही है कि जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं पीछे, जो कि इतने टेक से भी नहीं थे, इतने सोशल मीडिया में नहीं थे, वो सीधे कहते हैं मुझे ये नहीं आता है। लेकिन आजकल के बच्चे जो कि इन टेक सेवी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और छोटा सा 5-6 साल का बच्चा बगैर किसी यूजर मैनुअल के मोबाइल को ऑपरेट करता है, उसके गेम खेलता है और गेम इतने अच्छे से चलाता है कि उसको ये भी नहीं पता होता है कि कौन से बटन से क्या काम करना होता है। गेमिंग के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पड़े, लेकिन वो गेम अच्छे चला रहा होता है। तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी ना होने के बीच की पीढ़ी आज के अभिभावक हैं, और ये अभिभावक ना ही ऊपर जाकर के ये बोल पाते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, और ना ही नीचे जाके ये बोल पाते हैं हमें सब कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं वो इन दो पार्टों के बीच में फंस रहे हैं, और उनको लगता है कि हाँ, जब हम अपना समय सारा कुछ निकाल देंगे, दे देंगे, तो हमारे शौक कहाँ जाएंगे। तो उन शौक के चक्कर में अपनी जो पेरेंटिंग की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए जो रोल मॉडल है वो अपने अभिभावक ना होकर के या तो समाज से बाहर या मीडिया या सोशल मीडिया या मूवी या इस तरह के कोई दूसरे लोग बन गए हैं, और उन्हीं की वजह से वो उन्होंने अपना जीवन उनके जैसा बनाने की कोशिश करी है, बजाय अपने वास्तविक माँ बाप को देखते हुए। जी, जैसे कि आपने कहा कि इसके बाद की जो अवस्था है उससे हम किशोर अवस्था कहते हैं, और वो कहीं विलुप्त सी हो गई है, सीधे बच्चे वयस्क हो रहे हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि जो किशोर अवस्था की समस्याएं हैं या युवाओं की समस्याएं हैं वो महत्वपूर्ण है, और वही उनके जीवन की नींव पड़ती है। हम अगर कहें कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि वही एक युवा या किशोर फैसला करता है कि किस दिशा में वो जाना चाहता है, चाहे वो कैरियर की बात हो या अन्य बात है। बिल्कुल। तो एक स्वयं की पहचान का अभाव, ये सबसे बड़ी समस्या देखने में आ रही है, और वो फिर वो पहचान वो देखता है अपने आभासी दुनिया में। आपका क्या मानना है? हाँ, देखिए, जिस तरह से एक पेड़ बढ़ता है, तो पेड़ जब बढ़ता है तो वो जो तना रूपी मजबूती आती है, वो एक तरह से हमारे मानव जीवन में किशोर अवस्था है। तो तना आज की तारीख में मजबूती का ना ध्यान देकर के लोग और समाज, इवन पेरेंट तक, खुद कोशिश करने लगते हैं कि फलदार कब होने वाला है, यानी उसको समय ना दे करके वो कहते हैं कि सीधे सीधे अब ये फल देना शुरू करे। और ऐसी ही चीजें उसको सोशल मीडिया या बाहर के समाज से मिलती हैं। तभी आज की तारीख में 5th और 6th क्लास, 5वीं-6ठी कक्षा के बच्चों तक में रिलेशनशिप और ब्रेकअप जैसे इश्यूज आने लगे हैं, जबकि अभी वो रिश्तेदारी या रिश्ते को ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं कि ये रिश्ता होता क्या है, और रिश्ते निभाने हैं तो उसके प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। रिश्तों की समझ है ना, उसका महत्व पता है। जी बिल्कुल, उसमें रोल भी नहीं पता है कि रिश्ता है तो क्यों है, और हम रिश्ते में क्यों हैं। उनको माँ बाप ने अगर बता रखा है तुम्हारे भाई हैं और बहन है, तो वो उनको ये पता है भाई बहन है, लेकिन भाई बहन के लिए क्या करना है ये पता नहीं है। और इस वजह से आज के बच्चे माँ बाप को सिर्फ एक तरह से अपनी जरूरत को पूरी करने का साधन समझते हैं। माँ बाप की तरह से उनको पेश आना या उनको बताना, एक रोल मॉडल मिलना, वो मुश्किल पड़ रहा है। इसलिए ये जो किशोरावस्था की जो एक पीरियड होता है, एक एरिया होता है, जहां पर बच्चे रिश्तेदारी को समझते हैं और बड़े होने लगते हैं, और उनको गलतियां करने का एक एरिया भी मिलता है, स्पेस भी मिलता है कि हाँ, आप गलती कर सकते हो, यहाँ पे सीखने का मौका है। लेकिन आज वो उनके पास एरिया नहीं है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो जो किशोरावस्था वाली एरिया है वो गॉन हो चुकी है, वो जा चुकी, लुप्त हो गई है। जी, डॉक्टर पवन शर्मा, आप भी मानते हैं कि अब शॉर्टकट्स ज्यादा ढूंढे जा रहे हैं और एग्रेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है युवाओं में? जी, इसको अग्रेशन ना कह के हम ये कहते हैं कि पेशेंस नहीं है सर। जी, सब्र की कमी। अगर सब्र नहीं है तो अग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि जब भी आप कभी पौधा लगाते हैं और पेड़ लगाते हैं तो हमें खुशी होती है कि जब उसमें से एक कली निकलने लगती, तो हम समय देते हैं, बल्कि ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास अब फल आने लगा। तो ऐसे ही हम बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी माहौल ऐसे ही हो रहा है कि उनको समय नहीं मिल पा रहा है। खास तौर से माँ बाप अगर बच्चे के साथ बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं तो सारे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, वो एक साथ एक क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ बात कर सकें, जीवन के मूल्यों पर बात हो सके, या बड़े बूढ़ों के साथ कुछ चीजें सीख सकें। तो ये पेशेंस नहीं आ रहा है। आज की तारीख में उनको तुरंत ही पढ़ाई चाहिए और तुरंत ही रिजल्ट चाहिए और तुरंत ही बाहर समाज में जाकर के सक्सेस के नए नए पैमाने हैं वो चाहिए। जैसे मोबाइल महंगा चाहिए, गाड़ी मोटरसाइकिल हो तुरंत चाहिए, या आपकी जो एक्सेसरीज हैं वो आजकल पैमाने बन गई हैं सफलताओं का, और अपनी ऊंची
पदवी को दिखाने का। इस वजह से आज की तारीख में बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ाई में एक दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय कपड़े, जूते या फैशन, इन चीजों को पैरामीटर बना रहे हैं कंपटीशन करने का। और उसमें वो जो नीचे होता है उसको इतना बुली कर दिया जाता है या उतना उसको परेशान कर दिया जाता है कि कई बार वो तृप्त होकर के, इतना परेशान होकर के आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है, जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि ये चीजें उतना मायने नहीं रखती हैं, आगे जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे। तो क्या इसके पीछे मोबाइल और इंटरनेट की अधिकता या अतिरेक जिसे हम कहते हैं वो है? यकीनन है, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट से हमारे पास सूचनाएं बहुत आती हैं। आमतौर पे हमारा मस्तिष्क दिन भर में 60,000 विचार पैदा करता है, और ये विचार वो होने चाहिए जो कि हमारे अंदर से जिज्ञासा के आना चाहिए। लेकिन अभी मोबाइल और इंटरनेट की वजह से ये हो रहा है कि हमारे पास सूचनाएं बॉम्बार्डिंग हो रही हैं, वो इतनी ज्यादा हो रही हैं जिसपे हमारा काबू भी नहीं है। और ये भी आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे आजकल, बच्चे क्या बड़े भी कह लीजिए, रील्स के आजकल शौकीन हो गए हैं। रील्स इस मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब भी आप रील्स देखने लगते हैं तो एक रील शायद आपको एक दूसरा इमोशन देती है, खुशी का, एक रील अगली वो दुख का देती है, अगली एक रील वो कहीं ना कहीं आपको एक चिंता का विषय देती है। तो आपके भावनाएं, इमोशन तुरंत ही इतना जल्दी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं कि आप उससे बाहर आने के बजाय उसी में फंस जाते हैं। और अगर 2 मिनट की रील देखने के लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद आधा 1 घंटा भी आप वहां से हट नहीं पाते हैं। तो इस वजह से आपकी भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं और आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है, पेशेंस नहीं होता है, तो ये आपके लिए मूड डिसऑर्डर जैसी बीमारियां पैदा करता है। तो यही कारण है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज्यादा देखने में आ रहे हैं। जी, एंग्जाइटी का देखिए सीधा सा मानना होता है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट ना मालूम हो, ये अंदर आपके एंग्जाइटी पैदा करता है, उत्सुकता कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और डिप्रेशन आमतौर पे एक डिप्रेशन फैशन वर्ड बन गया है। असल में डिप्रेशन सैडनेस का एक एडवांस रूप है। जब आपके पास दुख 12 दिन या 13 दिन से ज्यादा चिपका रहे, सेम दुख, वही दुख, तब डिप्रेशन में वो कन्वर्ट होता है। लेकिन आज अगर हम किसी को थोड़ा सा भी उदास देखते हैं तो दूसरे के मुंह से निकलता है, अरे तुम डिप्रेस से लग रहे हो। तो ये फैशन सा हो गया है कि किसी को छोटी सी किसी बात पे उदासी भी हुई तो उसको हम डिप्रेस की श्रेणी में डाल देते हैं। और डिप्रेशन को देखते हुए जैसे ही उसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं, आज बच्चे जब गूगल में देखते हैं या कहीं सर्च करते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको लगता है ये सारे हमारे अंदर हैं, तो वो उस अवस्था को अपने साथ चिपका के रख लेते हैं और अपने साथ एक पहचान बनाते हैं, आई एम डिप्रेस्ड। और जब वो आई एम डिप्रेस्ड कहते हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी पहचान वो पीछे हो जाती है और वो डिप्रेशन को सार्थक करने के लिए सारे वही हरकत करते हैं जो लोगों को बता सकें कि जी हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक इरादा अटेंशन लेने का होता है कि हम कहीं से अटेंशन ले सकें, हम लोगों की सिंपैथी ले सकें या लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो उसके लिए हम इसको एक टूल की तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोबाइल और इंटरनेट की अधिकता हम देख रहे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि अपराध जो है उससे लगाव भी हो रहा है और क्राइम स्टोरीज और इस तरह की फिल्में देखने का जो प्रचलन है युवाओं में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, आप भी मानते हैं क्या इस बात? यकीनन है, क्योंकि आज की तारीख में जब भी कभी हिंसा या एक्शन दिखाया जाता है मूवी में तो वो हमेशा हीरो दिखाया जाता है कि हीरो इतने सारे मर्डर कर रहा है, इतने सारे लोगों को गोलियां मार रहा है, बम से मार रहा है और वो एक रोल आइडल है। तो आइडल है तो उसको देखते हुए हमारा जो भी कोई व्यक्ति, जो भी बच्चा उसको अपना रोल मॉडल मानता है तो यकीनन वो वही कैरेक्टर, वही एक्टिविटीज अपने लाइफ में करेगा, क्योंकि उसको ये लगता है ये रिवॉर्डिंग है। क्योंकि जैसे ही वो सिनेमा में या कहीं और देखता है कि एक्शन हो रहा है, वो किसी को मार रहा है, तो सारी ऑडियंस ताली बजाती है, खुश होती है, तो उसको भी लगता है ये रिवॉर्डिंग कैरेक्टर है कि जब मैं भी करूंगा तो शायद मुझे कहीं ना कहीं इसकी शाबाशी मिलेगी, बजाय ये समझिए कि वो एथिकल है या नहीं है। वो सिर्फ एक मनोरंजन का साधन ना होकर के वो काल्पनिक और वास्तविक दुनिया में अंतर नहीं समझ पाता है और उसको वो वैसे ही जी रहा होता है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि विगत कुछ वर्षों में नशे की तरफ ज्यादा रुझान देखने में आया है युवाओं का। बिल्कुल, खास तौर से जो हमारे यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं उनमें ये कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है जी। तो इसके पीछे भी कोई खास कारण आपको दिखाई देता है एक मनोवैज्ञानिक के रूप में? यकीनन, क्योंकि जो नशा आजकल लोग कर रहे हैं उसमें खास तौर से हमने जब स्टडी करा है तो 2 कारण आते हैं। पहला आता है रोमांच, जो कि रोमांच के चक्कर में हर नया बच्चा कोशिश करता है कि एक बार हम देखें इससे क्या होता है, क्योंकि उसने ये देख रखा है ये फैशन की तरह से, और अपने हौसले को बढ़ाने के लिए वो नशे का एक सहारा लेता है और कई बार ऐसी हरकतें करने के लिए जो वो होशो हवास में नहीं कर सकता है तो उसके लिए वो नशे की कोशिश करता है। और कुछ लोगों को जिनको वो अपने सोसाइटी में रोल मॉडल मानता है, उनके समुदाय में जुड़ने के लिए उसको वो हरकतें करनी पड़ती हैं जो वो लोग भी कर रहे होते हैं। तो वो चाहे ना चाहे उसको नशा छोटा बड़ा या वो भी करना पड़ता है ताकि मैं इनके समुदाय में शामिल हो सकूं। और दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे अपने लिए घर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको बहुत ज्यादा कुंठित हैं, जिनको सवाल जवाब नहीं मिल पाते, जिनको इतना ज्यादा परेशान किया जाता है या हर बात में उनको नीचा दिखाया जाता
जाता है तो सोचते हैं कि जब मुझे इतनी परेशानी हो रही है तो मैं अपने आप को खत्म करता हूँ। तो वो सीधे सीधे अपने आप को खत्म ना करके थोड़ा सा किश्तों में काम करते हैं। वो नशा करना या लोगों से झगड़ा करना या कभी ट्रैफिक रूल तोड़ना या कोई ऐसे अपराध करना, वो ऐसी प्रवृत्ति में चले जाते हैं कि जब उनके कभी अभिभावकों को शर्मिंदा होना पड़े। यानी जब अभिभावक शर्मिंदा होते हैं तो कहीं नहीं कहीं उनके दिल में एक संतुष्टि होती है, वाह मैं इनसे सामने सामने तो बदला नहीं ले सकता था, लेकिन इस तरह से मैंने इनको नीचे दिखाया है, मुझे खुशी हो रही है। तो जब वो ये फल देखते हैं तो इस आचरण को वो और बढ़ाते हैं, बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि उनके माँ बाप को या अभिभावकों को फिर से शर्मिंदगी झेलना पड़े। तो ऐसे में वो सीधे सीधे लड़ ना सकने के बाद वो साइड से लड़ते हैं, वो दूसरे तरीके से, और फिर ये एक आदत सी हो जाती है, क्योंकि जब भी वो इस नशे में जाते हैं उनका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुस्त हो जाता है और अभी के चुनिंदा जो चैलेंजेस हैं वो उनको पता नहीं चलते हैं। वो थोड़ी देर नींद में होते हैं, रोमांच में होते हैं, सो जाते हैं, दोबारा उठते हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। समाज में जो यौन अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और युवाओं की संलिप्तता उसमें कुछ ज्यादा है। आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे सिर्फ इतना है कि जो फैशन है, आप अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखेंगे तो उसमें आज की तारीख में 51% से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, और जिसमें खास तौर से नाबालिग हैं। इसमें क्राइम करने वाले और क्राइम का शिकार होने वाले दोनों ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोमांच की वजह से करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि किशोरावस्था उनके पास से हट गई है, तो वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी के लिए, पावर दिखाने के लिए। देखिए, यौन अपराध सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है। यौन अपराध इसलिए भी होते हैं कि ये अपने आप को पावर दिखाने के लिए, यानी अपने आप की शक्ति प्रदर्शन का काम होता है, क्योंकि आदिकाल से मनुष्य ऐसा ही करता आ रहा है। जब भी कभी वो किसी के ऊपर अपनी सत्ता दिखाता है या अधिकार दिखाता है तो ज्यादातर उसके खिलाफ यौन अपराध किए जाते हैं। इसी तरह से बच्चे आज की तारीख में, ये हमारी जेनेटिक लर्निंग है, तो वो हमारे बच्चे इन यौन अपराधों को, चूंकि आजकल आप देख रहे हैं इतना फैशन के तरीके से इसको प्रेजेंट करा जा रहा है कि आप ये भी नहीं समझ सकते हैं कि ये गलत है या सही है। तो ऐसे में जो बाल मन होता है, जो किशोर बच्चे हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमें जो मैसेज मिल रहा है या इन्फॉर्मेशन मिल रही, चाहे वो विज्ञापन के थ्रू, चाहे मीडिया के थ्रू, कि ये सच है या गलत है, भ्रम है। तो वो इसी को आचरण बनाते हैं और किसी के ऊपर अपना अधिकार डालने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसे अपराध कर देते हैं। तो बाल्यावस्था और युवावस्था की जो समस्याएं हैं उनके विषय में आपने बड़े विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया। तो ये युवाओं के लिए और ख़ास तौर से हम अभिभावकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं समाज के लिए भी चुनौती है, बहुत डॉक्टर पवन शर्मा। क्योंकि ये बाल किशोर लोग ही हमारे देश का भविष्य है, यही आने वाले समय में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जिस तरह से हम इनको ज्यादा समय दे सकते हैं, इनको ज्यादा सकारात्मक संदेश दे सकते हैं, उतना ही ज्यादा अच्छा हमारा प्रतिबिंब देश को, विदेश को, हर जगह जाएगा और समाज को जाएगा कि हम कितने ज्यादा सभ्य समाज के या सभ्य देश के नागरिक हैं। तो आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर ये बातें जो हैं ये लाभदायक सिद्ध होंगी, और हमारे जो अभिभावक हैं और युवा भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो उन तक एक अच्छा संदेश आएगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।